गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 का जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो एक चैप्टर है उसके बारे में स्टडी करेंगे। देखो, सबसे पहले तो ये कह रहा है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये एक ऐसा एक्ट है जो आपको डिफाइन कर रहा है कि सबसे पहले तो बता रहा है कि आप किस तरह की इनकम कमा रहे हो, तो आपको क्या है रेंटल इनकम। अब ये इनकम क्यों नहीं है रेंटल इनकम? क्योंकि आपने क्या किया था, अपनी प्रॉपर्टी को लेट आउट किया था। क्या किया था? लेट आउट। लेट आउट का मतलब है आपने उसको किराए पर दिया था। जब किराए पर दिया था और उससे जो कमाने वाली जो इनकम है वो आपकी रेंटल इनकम। ठीक, अब बात आ रही है कि इसमें क्या क्या कंटेंट्स आएंगे, क्या क्या सेक्शन नंबर्स आएंगे जिसको हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कह रहा है सेक्शन नंबर 22। सेक्शन नंबर 22 में कह रहा है बेसिस ऑफ चार्ज, कि इस सेक्शन को लगाने के लिए आपके बेसिक सेक्शंस कौन-कौन से होने चाहिए। बेसिस ऑफ चार्ज में अभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे, वो इसका क्या है, चार्जिंग सेक्शन है। देखो, एक जो सेक्शन नंबर 14 है, जो सेक्शन नंबर 14 है वो क्या कह रहा है, हेड्स ऑफ इनकम, कि आप कितने तरीके की इनकम कमा रहे हो, हेड्स ऑफ इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। लेकिन एक ऐसा सेक्शन है, सेक्शन नंबर है 4, वो क्या है, वो चार्जिंग सेक्शन है। किसका चार्जिंग सेक्शन है? वो चार्जिंग सेक्शन है आपका पूरे इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, कि आईटी एक्ट आपका कहां पर लगेगा। लेकिन जब आप हेड्स ऑफ इनकम को पढ़ोगे तो आपको हेड्स ऑफ इनकम में 5 प्रकार की आपको इसमें इनकम हेड्स पढ़नी है। 5 हेड्स को आपने डिटेल में स्टडी करनी है। अभी जो पांचों हेड है ना, हर हेड का अपना एक सेपरेट क्या है, अपना एक सेपरेट चार्जिंग सेक्शन है। चार्जिंग सेक्शन है जो आपको क्या करना है, इसमें स्टडी करना है कि इनका चार्जिंग सेक्शन कौन सा होगा। अब सबसे बड़ी बात, जैसे हम पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो उसमें आपका चार्जिंग सेक्शन नंबर है 22। अभी मैं इसकी स्टडी करूंगा, ये पूरा क्या आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद में कह रहा है सेक्शन नंबर 23 ए बी सी। 23 1 में कह रहा है कि आपको एनुअल वैल्यू निकालनी है, हाउ डिटरमाइन, वो कैसे डिटरमाइन हो। उसमें आपको 3 क्लॉजेस पढ़ने हैं, क्लॉज ए बी सी, तीनों के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बारे में दे रखा है सेक्शन नंबर 22 2 3 4, ये 3 सब सेक्शंस दे रखे हैं जो क्या कर रहे हैं, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, यानी कि ये किसकी बात कर रहे हैं, एसओपी की बात कर रहे हैं, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें आप खुद रह रहे हो, उसमें रह रहे हो, आपका खुद का जो घर है उसकी बात हो रही है, और डीम्ड टू बी लेट आउट, या फिर ऐसा प्रॉपर्टी जो आपने लेट आउट नहीं की है लेकिन फिर भी उसे लेट आउट माना जा रहा है, डीम्ड टू बी लेट आउट। उसके बाद में कह रहा है सेक्शन नंबर 24 इज डिडक्शन फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आपको हाउस प्रॉपर्टी में से डिडक्शंस मिलेंगे। वो डिडक्शंस कौन से होंगे? वो 2 डिडक्शंस आपको मिलेंगे। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा जो आपकी एनएवी का एट द रेट 30% ऑफ एनएवी मतलब नेट एनुअल वैल्यू, आपको उसका 30% मिलेगा। और दूसरा कह रहा है आपको किसका डिडक्शन मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, आपने जो उधार की पूंजी ले रखी है उस पर डिडक्शन आपका मिलेगा। उसके बाद में सेक्शन नंबर 24 डिडक्शंस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट व्हेन नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज इनकम। हाउस प्रॉपर्टीज की जो इनकम है वो डिडक्टेबल होगी। इंटरेस्ट व्हेन नॉट डिडक्टेबल, जो डिडक्ट नहीं की जा सकती है, इसमें से डिडक्ट हो। आगे कह रहा है सेक्शन नंबर 25 ए और 25 ए व्हेन अनरियलाइज्ड रेंट अलाउड एज डिडक्शन इज रियलाइज्ड सब्सिक्वेंटली। आपका जो अनरियलाइज्ड जो रेंट है जो आपको रियलाइज नहीं हो सकता, यहां लिख रहा है कांट रियलाइज्ड। कांट रियलाइज का मतलब आपका पैसा क्या हो गया, पेटेंट हो चुका है, वो पैसा आपका डूब चुका है, जो आपको रिसीव होने की कोई उम्मीद नहीं है। वो कौन सा रेंट है आपका, अनरियलाइज्ड रेंट, अलाउड एज डिडक्शन इन रियलाइज्ड सब्सिक्वेंटली। लेकिन वो आपको आगे आने वाले समय में पीरियड में आपको वो रियलाइज होने की उम्मीद हो चुकी है या वो अलाउड हो चुका है। उसके बारे में कह रहा है कि आपको डिडक्शन कैसे मिलेगा अगर वो रियलाइज नहीं हो रहा है। 25 में कह रहा है स्पेशल प्रोविजन फॉर एरिया ऑफ रेंट। देखो स्टूडेंट, 2 शब्द होते हैं, एक है आपका एरिया ऑफ रेंट। एरिया ऑफ रेंट का मतलब है कि वो किराया जो आपका क्या है, बकाया है, वो आपको रिसीव नहीं हुआ। एक वो है जो अनरियलाइज्ड रेंट है। अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब क्या है, अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब होता है जो बकाया तो है लेकिन आपको रिसीव होने की कोई भी उम्मीद नहीं है, वो आपको रिसीव कभी भी नहीं होगा, वो अनरियलाइज्ड रेंट है। लेकिन एरिया ऑफ रेंट बकाया किराया वो किराया है जो आउटस्टैंडिंग एरिया
एरियर तो है लेकिन रिसीव होने की आपकी उम्मीद है कि इन फ्यूचर आपको पैसा मिल जाएगा। तो स्पेशल प्रोविजन फॉर एरियर ऑफ रेंट रिसीव्ड, अगर वो आपको रिसीव हो रहा है एरियर ऑफ रेंट तो उसके लिए स्पेशल प्रोविजन है सेक्शन 25 में आपको एक्सप्लेन किए गए हैं। उसके बाद में 26 में कह रहा है को ओनरशिप। को ओनरशिप का मतलब एक प्रॉपर्टी है लेकिन ओनर उसके कितने हैं, दो ओनर हैं। दो ओनर मतलब जैसे मम्मी और पापा दोनों के नाम पे एक ही प्रॉपर्टी है तो वो को ओनरशिप कह रहे हैं। ठीक, ऐसे ही सेक्शन नंबर 27 कह रहा है कि डीम्ड ओनरशिप, ऐसी प्रॉपर्टी जो डिस्प्यूटेड है लेकिन हम उसे डीम्ड ओनरशिप में मान करके चल रहे हैं, जो बंदा पैसा उसका रिसीव कर रहा है रेंट का वो उसका डीम्ड ओनर है। या पिताजी की प्रॉपर्टी है लेकिन पिताजी के बाद में वो प्रॉपर्टी आपको ही मिलेगी, वो डीम्ड ओनरशिप सेक्शन नंबर 27 में अप्लाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट आज हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो एक चैप्टर है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का उसके एक बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज दी कि वो बेसिस ऑफ चार्ज सेक्शन नंबर 22 क्या है, 23(1) एबीसी पढ़ लिए, एनुअल वैल्यू कैसे कंप्यूट करनी है, 23(2), 3, 4 एसओपी के बारे में पढ़ लिया, पीवी2 के लैपटॉप के बारे में पढ़ लिया, 24 डिडक्शन फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दो तरीके का हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल और स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो सबको ही मिलेगा स्टैंडर्ड नाम के साथ में होगा 20% ऑफ एनएवी। इसके बाद में 25 में कह रहा है इंटरेस्ट ऑन नॉन डिडक्टेबल फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जिसमें से आपके इंटरेस्ट अलाउड डिडक्टेबल नहीं होगी। डिडक्ट का मतलब होता है कटौती, घटाना। 25A और डबल ए में कह रहा है व्हेन अनरियलाइज्ड रेंट अलाउड एज डिडक्शन, आपका यूआर क्या हो रहा है, आपको अलाउड हो रहा है डिडक्शन के रूप में कब, जब आपको सब्सिक्वेंटली उसे आगामी पीरियड में वसूल होने की उम्मीद नहीं है। 25B में कह रहा है स्पेशल प्रोविजन दे रखनी है आपको एरियर ऑफ रेंट के बारे में जो आपको रिसीव्ड हो रहा है। 26 में को ओनरशिप दे रखी है और 27 में आपको डीम्ड ओनरशिप। इस तरीके का आपका ये एक स्ट्रक्चर दे रखा है। उसके बाद में अगर मैं आपको ये पॉइंट जाते जाते थोड़ा सा समझाऊं तो ये बेसिस ऑफ चार्ज, आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कहां पर टैक्सेबल होगी, तो उसके लिए आपको ये तीन टर्म समझनी है। सबसे पहले बिल्डिंग है और लैंड है। बिल्डिंग का मतलब होता है भवन, आपकी जो बिल्डिंग का भवन, लैंड का मतलब है भूमि। तो आपका जो भवन और भूमि है दोनों आपस में कैसे होने चाहिए, अपार्टमेंट का मतलब होता है अटैच्ड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अटैच्ड मतलब संलग्न होनी चाहिए। संलग्न होने का मतलब है कि ऐसा ना हो कि बिल्डिंग हवाई हवा में हो, जमीन के साथ में अटैच टच में ना हो, दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ में जुड़े होने चाहिए। अगर वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी और उसका इनकम कमा रहे हो तो पहली बेसिक कंडीशन है चार्जिंग के लिए कि बिल्डिंग एंड लैंड अपार्टमेंट होनी चाहिए। अपार्टमेंट का मतलब अटैच्ड होने चाहिए, संलग्न होने चाहिए। आप उसके एक्चुअल ओनर होने चाहिए और डीम्ड ओनर भी इसमें शामिल है, क्योंकि यहाँ केवल ओनर शब्द यूज हुआ है, यहाँ एक्चुअल और डीम्ड की बात नहीं हुई है। इसका मतलब है दोनों ओनर में से कोई भी हो सकता है। नॉट ऑक्यूपाई फॉर हिज ओन बीएनपी, मतलब ऐसी बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, ऐसी हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए जो आपके खुद के बिजनेस के लिए वो काम में आ रही हो, प्रोफेशन के काम में आ रही हो और उसका जो बिजनेस बीएनपी का जो प्रॉफिट या गेन है और वो आपका टैक्सेबल है। अगर इस तरीके की कोई प्रॉपर्टी है तो वो आपके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कवर नहीं होगी। तो स्टूडेंट आज मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया और दूसरा मैंने आपको बेसिक ऑफ चार्ज जो इसका चार्ज सेक्शन नंबर 22 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी उसकी तीनों बेसिक कंडीशन बता दी। पहली बिल्डिंग और लैंड अपार्टमेंट होनी चाहिए, दूसरा ओनर होना चाहिए, डीम्ड एक्चुअल कैसा भी हो सकता है, नॉट ऑक्यूपाइड फॉर हिज ओन बीएनपी, उसका जो बीएनपी है क्या नहीं हो सकता, उसके काम में नहीं आना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट।